हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। किसानों के एक सहकारी समिति के पास दो फसल एक्स और वाई के उगने के लिए 50 हेक्टेयर की भूमि है। फसलों एक्स और वाई से प्रति हेक्टेयर लाभ का क्रमशः 10,500 रुपए और वाई से, जैसे एक्स के लिए तो ये मिल रहा है 10,500 रुपए और वाई से मिल रहा है 9,000 रुपए। अनुमान ये लगाया जाता है फसलों एक्स और वाई के लिए अपतरण नियंत्रण के लिए शाकनाशी द्रव का उपयोग भी किया जाता है, जो कि 20 लीटर और 10 लीटर क्रम से किया जाता है प्रति हेक्टेयर। इसके अतिरिक्त प्रयुक्त भूमि से जुड़ी नालियों से संबद्ध तालाब पर निर्भर जीवधारियों एवं मछलियों की जीवन सुरक्षा हेतु शाकनाशी की मात्रा 800 लीटर से अधिक न हो, ये अधिकतम 800 लीटर बोल रखी है। तो प्रत्येक फसल के लिए कितनी भूमि का आवंटन होना चाहिए ताकि समिति के कुल लाभ का अधिकतमीकरण हो सके। यहाँ पे हमें लाभ का अधिकतमीकरण करना है। प्रश्न को हल करने के लिए हमें एक मुख्य अवधारणा समझनी पड़ेगी। मुख्य अवधारणा में हम लोग देख सकते हैं ये रैखिक प्रोग्रामन समस्या है। रैखिक प्रोग्रामन समस्या, तो इसमें देखो समस्या तो अपने को दे दी, लेकिन ना तो इसमें व्यवरोध दे रखे और ना इसमें हमें बोल रखा उद्देश्य फलन। तो ये सारे हमें निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे सवाल पे चलते हैं। सवाल में हमें रैखिक प्रोग्रामन समस्या देखो हल कैसे होती है। ग्राफ विधि से पहले उभयनिष्ठ हल क्षेत्र निकालते हैं और जिसका भी हमें उद्देश्य फलन का अधिकतमीकरण करना हो चाहे न्यूनतमीकरण करना हो, जो संगत हल क्षेत्र के कोणीय बिंदु आएंगे उसको उसमें संतुष्ट करवाएंगे और संतुष्ट करवाने के बाद जिस कोणीय बिंदु पर अधिकतम मान मिलेगा वही उद्देश्य फलन का अधिकतमीकरण हो जाएगा और जिस पर न्यूनतम मान मिलेगा वही उसका न्यूनतमीकरण मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं रैखिक प्रोग्राम समस्या को। दो फसलें दे रखी है और दोनों के लिए जो हेक्टेयर भूमि है ये हमें माननी है अपनी तरफ से। तो हम लोग मान लेते हैं एक्स फसल के लिए अपने पास एक्स हेक्टेयर व वाई फसल के लिए वाई हेक्टेयर भूमि है। ये हमने अपनी तरफ से मान लिया। एक्स और वाई का मान भी ज्ञात करना है, जिनके लिए यहाँ पे बोला है फसल के लिए कितनी भूमि का आवंटन होना चाहिए। तो एक्स और वाई दोनों का मान हमें निकालना पड़ेगा अधिकतम लाभ के लिए। तो हम लोग रैखिक प्रोग्रामन समस्या बनाएंगे। सबसे पहले उद्देश्य फलन बनाते हैं। तो लाभ का अधिकतमीकरण करना है। तो लाभ अपने पास z बराबर पहली के लिए 10,500 होते हैं तो 10,500 गुणा में x और दूसरी के लिए 9,000 होते हैं तो 9,000 गुणा में y। ये अपने पास बन गया उद्देश्य फलन। व्यवरोध बनाते हैं। व्यवरोध में सबसे पहला व्यवरोध ऋणोत्तर व्यवरोध होगा, क्योंकि x और y दोनों ही भूमि कभी भी जीरो या ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। दोनों ही जो मतलब जीरो हो सकती है लेकिन ऋणात्मक नहीं जानी चाहिए। तो x बड़ा या बराबर 0 होगा, y बड़ा या बराबर 0 होगा। उसके बाद अगले वाला बनाते हैं। एक्स और वाई के लिए प्रति हेक्टेयर कम से कम जो भूमि का भाग है ना वो प्रति अपने पास 50 हेक्टेयर अवेलेबल है, उपलब्ध है। तो एक्स और वाई दोनों का मान मिला जुलू के 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 50 अधिकतम है। फिर अपने को शाकनाशी के बारे में बोल रखा है कि शाकनाशी हमें पहली फसल के लिए 20 लीटर, दूसरी फसल के लिए 10 लीटर और अधिकतम 800 लीटर है। तो 20x प्लस 10y छोटा या बराबर हो जाएगा 800 के। अब इसमें देखो 10 का भाग जा रहा है तो ये बन जाएगा 2x प्लस वाई छोटा या बराबर होगा 80 के। ये अपने पास बन गई 3 व्यवरोध, 3 असमीकाएं हमें बन गई। और अब देखो असमीकाओं का हल क्षेत्र हम लोग ग्राफ में निरूपित करते हैं। तो इसके लिए इनका समीकरण मानना पड़ेगा, क्योंकि असमीका को ग्राफ में निरूपित करना असंभव होता है, थोड़ा कठिन होता है। तो पहले हम लोग समीकरण से रेखा का निर्माण करते हैं और उसके बाद कोई बिंदु इसमें संतुष्ट करवा के देखते हैं और हल क्षेत्र प्राप्त कर लेते हैं। तो देखो यहां से पहला व्यवरोध, ये तो इसका तो काम हो गया। ये बताएगा, ये प्राथमिक व्यवरोध है, ये बताएगा कि जो भी अपने पास हल क्षेत्र बनने वाला है वो प्रथम चतुर्थांश में बनने वाला है, एक्स के ऊपर और वाई के दाईं तरफ। तो ये अपने पास 2 बच गए, इनका भी देख लेते हैं। तो पहली वाली से समीकरण बनेगी x प्लस वाई बराबर में 50। रेखा बनेगी तो रेखा के लिए 2 बिंदु चाहिए होंगे। 2 बिंदुओं में x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान अपने को 50 मिल जाएगा और जब y बराबर 0 रखेंगे तो x का मान हमें 50 मिल जाएगा। दोनों बिंदु यहाँ पे हो गए, पहला बिंदु 0 50 और दूसरा बिंदु 50 0। फिर दूसरी वाली असमीका से समीकरण बनाते हैं। तो 2x प्लस वाई बराबर में 80 बन जाएगा। तो ये बनेगा 2x प्लस वाई
बराबर में 80, यहाँ से भी दो बिंदु निकालेंगे तो ये जब मैं x बराबर 0 रखूंगा तो y का मान 80 मिल जाएगा, और जब मैं y का मान 0 रखूंगा तो यहाँ से x का मान 40 मिल जाएगा। यहाँ से बिंदु मिल गया 0, 80 और 40, 0। अब देखो ग्राफ बनाते हैं और इन बिंदुओं को प्रदर्शित करते हुए रेखा का निर्माण करते हैं। मान लो ये अपने पास x अक्ष हो गया और ये अपने पास y अक्ष हो गया। क्योंकि हमें जो है प्रथम चतुर्थांश ही लेना है, सारे के सारे बिंदु जो है धनात्मक मिले हैं, और हमने पहले जो प्राथमिक विवरोध आया था उससे भी बता दिया था कि प्रथम चतुर्थांश ही आने वाला है। x और y, ये क्षैतिज अक्ष को x अक्ष बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर अक्ष को y अक्ष बोलते हैं। अब इनमें पैमाना मान लेते हैं। देखो यहाँ पे पैमाने में 40, 80, 50 तक बिंदु जा रहे हैं, तो एक खाना बराबर 20 इकाई हम लोग मान लेते हैं। इस तरीके से एक खाना बराबर 20 इकाई, तो ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 40, ये आ जाएगा 60, ये आ जाएगा 80 और आगे वाला आ जाएगा 100। इसी तरह इसमें आ जाएगा एक खाना बराबर 20 इकाई, तो ये 20, ये 40, ये 60, ये 80 और ये इधर 100 आ जाएगा। ये वाला बिंदु 100 आ जाएगा। अब बिंदुओं को निरूपित करते हैं। यहाँ पे देखो पहला वाला बिंदु अपने पास क्या मिला है, 0, 50 और 50, 0। तो 0, 50 यहाँ पे 40 और 60 के बीच में मिलेगा बिल्कुल, और 50, 0, 40 और 60 के बीच में x अक्ष पे मिलेगा। दोनों बिंदुओं को हम लोग मिला देते हैं तो इस तरह की अपने पास एक रेखा बनेगी। इस रेखा को आगे बढ़ा देते हैं और ये जो बिंदु आए उनको नाम दे देते हैं। पहला बिंदु इसको नाम दे देते हैं 50, 0, ए बिंदु नाम दे देते हैं। दूसरा बिंदु बी नाम दे देते हैं जिसके निर्देशांक है 0, 50। फिर आगे वाले बिंदु आते हैं 40, 0 और 0, 80। तो 40, 0 तो अपने पास यहाँ पे आते हैं। देखो ये अपने पास इधर मिल जाएगा 40, 0 और 0, 80 अपने पास y अक्ष पे मिलेगा। दोनों बिंदुओं को हम लोग मिला देते हैं तो अपने पास नई रेखा का निर्माण हो जाएगा। इस रेखा को भी आगे बढ़ा देते हैं। ये बिंदु इसको नाम दे देते हैं C जिसके निर्देशांक है 40, 0 और ये बिंदु इसको नाम दे देते हैं D जिसके निर्देशांक है अपने पास 0, 80। अब एसएम इकाई उठा के लाते हैं। पहली वाली एसएम इकाई है x प्लस वाई छोटा या बराबर है 50 के, और दूसरा वाला अपने पास है 3x 2x प्लस वाई छोटा या बराबर है 80 के। अब इसमें देखो दोनों की तरफ मैं मूल बिंदु संतुष्ट करवाता हूं। तो 0 छोटा या बराबर हो गया 50 के, तो मूल बिंदु इसमें संतुष्ट कर रहा है, मतलब नीचे वाला हल क्षेत्र ये आ गया इसका भाग, और इसमें भी देखो मूल बिंदु संतुष्ट कर जाएगा तो इसका भी हल क्षेत्र नीचे की तरफ आ जाएगा। और दोनों का अगर मैं उभयनिष्ठ हल क्षेत्र की बात करूं तो ये वाला भाग आ जाएगा अपने पास उभयनिष्ठ हल क्षेत्र, जिसको हम लोग संगत हल क्षेत्र भी बोल सकते हैं। अब इसमें देख लेते हैं कौन से वाले कोणीय बिंदु आते हैं, और ये जो रेखाएं हैं ये भी इसमें शामिल होने वाली है, क्योंकि इसमें जो है हमने जो एसएमइका ली है उसमें बराबर का चिन्ह भी शामिल है। अब चलते हैं, देखो आगे जो कोणीय बिंदु है उनको निकाल लेते हैं। पहला वाला कोणीय बिंदु ये O जिसके निर्देशांक है 0, 0 मूल बिंदु है। दूसरा वाला कोणीय बिंदु ये 40, 0 जिसको C से मैंने परिभाषित किया है, और तीसरा कोणीय बिंदु B जिसके निर्देशांक 0, 50 है, और एक कोणीय बिंदु और आ जाएगा जिसको मैं E से परिभाषित कर देता हूँ। ये कोणीय बिंदु इन दोनों जो एसएमइकाओं से समीकरण बनी थी इनका प्रतिच्छेद बिंदु आएगा। तो यहाँ से प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेता हूँ। x प्लस वाई बराबर है 50 के और 2x प्लस वाई बराबर है 80 के। तो विलोपन विधि से इसको हल कर लेता हूँ। इसमें से घटा देता हूँ तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। यहाँ से बचेगा -x, y से कट जाएगा और दूसरी तरफ माइनस में 30। तो यहाँ से अपने को x बराबर 30 मिल जाएगा। अब देखो x बराबर 30 मिल गया तो ये आ जाएगा y बराबर में 20। तो दो बिंदु मिल गए। यहाँ से निरूपित कर देता हूँ, x का मान 30 और y का मान 20। ये सारे अपने पास चार कोणीय बिंदु मिल गए। तो चारों कोणीय बिंदु को दूसरी तरफ ले आता हूँ मैं। पहला कोणीय बिंदु O जिसके निर्देशांक है 0, 0। दूसरा कोणीय बिंदु B जिसके निर्देशांक है यहाँ पे 0, 50, 0, 50। तीसरा कोणीय बिंदु C जिसके निर्देशांक है 40, 0। और चौथा कोणीय बिंदु E जिसके निर्देशांक मैंने यहाँ पे निकाले हैं 30, 20, 30, 20। अब उद्देश्य फलन को भी ले आते हैं। उद्देश्य फलन मैंने क्या माना था, z बराबर 10,500x प्लस 9,000y। तो ये आ जाएगा z बराबर 10,500x प्लस 9,000y। अब इसको सरल करते हैं। देखो तो एक एक कोणीय बिंदुओं का x और y का मान इसमें रखेंगे और जिस मान पर अधिकतम मान दे देगा वह उसका अधिकतमीकरण हो जाएगा। तो इस पर मान रखते हैं, तो ये 0, 0 है दोनों जगह, इसका मान 0 आ गया। यहाँ पे रखेंगे तो x की जगह 0 रखेंगे, ये पूरा पद 0 हो जाएगा। y की जगह 50 रखेंगे तो 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, और ये 4 0 टोटल अपने पास बन जाएगी।
ठीक है, तो 4,50,000 रुपए अपने पास यहाँ से आ गए। फिर चलते हैं इस वाले में, तो ये बन जाएगा 10,500 को जब 4 से गुणा करूंगा तो देखो 105 को मैं 4 से गुणा कर लेता हूँ, और टोटल बिंदु कितने हैं अपने पास 1 2 3, 3 जीरो इसमें लग जाएंगे, तो 5 का 20 और ये 4 एकम 4, 420 तो यहाँ से आ जाएंगे और 3 जीरो यहाँ से लग जाएंगे, तो टोटल मिला के 4,20,000 रुपए ये बन गए। फिर जेड वाला यहाँ से निकाल लेता हूँ मैं, तो 105 को 3 से गुणा करना है, 105 को 3 से गुणा करेंगे तो 5 3 15 और 3 एकम 3 और 3 जीरो यहाँ से लग जाएंगे, तो ये देखो 3,15,000 रुपए तो यहाँ से बच गए, और 20 को भी इससे गुणा करेंगे 9,000 से, तो 9 दूनी 18, तो 1,80,000 रुपए यहाँ से मिल जाएंगे हमें। टोटल मिला के सबको जोड़ेंगे तो ये देखो 3 जीरो तो यहाँ से मिल जाएगी, और 5 और जीरो ये 5 बन जाएगा, 8 और 1 9 बन जाएगा, 3 और 1 4 बन जाएगा। टोटल मिला के अपने पास यहाँ पे मिल जाएंगे 4,95,000 रुपए। और हमें देखो ये अधिकतम लाभ इसी बिंदु पर मिल रहा है, किस बिंदु पर, कोणीय बिंदु है 30 20, और अधिकतम लाभ है अपने पास, उद्देश्य फलन का अधिकतम मान है 4,95,000 रुपए। तो हमें उद्देश्य फलन का अधिकतमीकरण करना था, मतलब मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे जब मैं x के लिए, x फसल के लिए 30 हेक्टेयर भूमि लूंगा और y फसल के लिए 20 हेक्टेयर भूमि लूंगा, तब अपने पास अधिकतम लाभ मिल जाएगा। और लाभ कितना मिलेगा, 4,95,000 रुपए मेरे को अधिकतम लाभ मिल जाएगा। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।